हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी दिवांगन, गेस्ट लेक्चरर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है 5th और मेरा टॉपिक है विक्रय शक्ति के प्रकार, डिटर्मिनेशन काइंड्स ऑफ सेल्स फोर्स। ठीक है, तो विक्रय शक्ति के प्रकार में जो है चुनाव संबंधी क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व जो प्रबंधक होता है उसको विक्रय शक्ति के प्रकार का निर्धारण करना पड़ता है। तो विक्रय शक्ति के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए। किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए। दूसरा, कितनी संख्या में विक्रयकर्ता चाहिए। कितनी संख्या में विक्रयकर्ता चाहिए। तो विक्रय शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए और कितनी संख्या में विक्रयकर्ता चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए। तो किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए, तो विक्रयकर्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपभोक्ता माल के विक्रयकर्ता व औद्योगिक माल के विक्रयकर्ता, आंतरिक विक्रयकर्ता व बाहरी विक्रयकर्ता, थोक विक्रयकर्ता व फुटकर विक्रयकर्ता, यात्री विक्रयकर्ता आदि। इस प्रकार पहले यह तय करना पड़ता है कि कितने और किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए। सही कार्य पर सही व्यक्ति की ही नियुक्ति हो, इसके लिए कार्य विश्लेषण एवं कार्य विवरण तैयार किए जाते हैं। कार्य विश्लेषण 2 शब्दों कार्य एवं विश्लेषण के योग से बना हुआ है। कार्य का अर्थ कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के संग्रह से लगाया जाता है, जबकि विश्लेषण को गहन परीक्षण की प्रक्रिया माना जाता है। इसमें फिलिपो के अनुसार कार्य विश्लेषण एक विशिष्ट कार्य की क्रियाओं एवं उत्तरदायित्व से संबंधित सूचनाओं के अध्ययन एवं एकत्रीकरण की प्रक्रिया है। कार्य विश्लेषण विवरण कार्य विश्लेषण का लिखित कथन है। इसी को इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्य विश्लेषण द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का लिखित सारांश ही कार्य विवरण कहलाता है। कमिंग के अनुसार कार्य विवरण एक विशिष्ट कार्य के उद्देश्य, क्षेत्र, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का व्यापक कथन है। कार्य विवरण में मुख्य रूप से अग्र बातों का समावेश होता है। पहला, कार्य का नाम व उपनाम होता है। कार्य सारांश में इसमें मुख्यतः कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का विवरण किया जाता है। प्रशिक्षण एवं कार्य की दशाएं। ये तो हो गया किस प्रकार के विक्रयकर्ता चाहिए। दूसरा है कितनी संख्या में विक्रयकर्ता चाहिए। तो विक्रयकर्ताओं की संख्या का अनुपात विपणन के आधार पर लगाया जा सकता है। विक्रयकर्ताओं की वास्तविक संख्या का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है भावी विक्रय के अनुमान के आधार पर, संभावित रिक्त स्थानों के आधार पर, एक विक्रयकर्ता द्वारा किस बिक्री की मात्रा के अनुमान के आधार पर जो है ये लगाया जाता है। इस प्रकार शक्ति के प्रकार को 2 भागों में बांटा है। अब हम डिस्कशन करते हैं विक्रय शक्ति नियोजन की आवश्यकता या महत्व। नियोजन या प्रबंध की आवश्यकता या महत्व। तो क्या होता है, तो पहला इसकी जो आवश्यकता महत्व है वो है श्रमिकों, विक्रेताओं एवं प्रबंधकों की आवश्यकताओं के बारे में अग्रिम अनुमान लगाने के लिए विक्रय शक्ति नियोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, भर्ती तथा चयन की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए जो है विक्रय शक्ति नियोजन की आवश्यकता होती है। जनशक्ति की अधिकता तथा अभाव से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए विक्रय शक्ति नियोजन की आवश्यकता होती है। विक्रय जनशक्ति पर आने वाली लागत को नियंत्रण करने के लिए जो है क्या आपकी
विक्रय शक्ति की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों अधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले आवश्यक संघर्षों व विवादों पर नियंत्रण करने के लिए विक्रय शक्ति नियोजन करना होता है। उपक्रम की विक्रय शक्ति की दक्षता में वृद्धि के लिए भी विक्रय नियोजन की आवश्यकता होती है। सही योग्यता वाले व्यक्तियों की पूर्ति के लिए भी विक्रय नियोजन की आवश्यकता होती है। आवश्यक जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए विक्रय शक्ति नियोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है विक्रय शक्ति नियोजन करना जो है अत्यंत आवश्यक है। अब विक्रय शक्ति नियोजन की प्रक्रिया। विक्रय शक्ति नियोजन की प्रक्रिया। तो विक्रय शक्ति नियोजन की क्या क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले है अल्पकालीन विक्रय शक्ति नियोजन। अल्पकालीन विक्रय शक्ति नियोजन। अल्पकालीन विक्रय शक्ति नियोजन में जो है अल्पकालीन न विक्रय शक्ति नियोजन प्रक्रिया को जो है चरणों में बांटा गया है। इसके पहले चरण है ए पॉइंट व्यावसायिक पूर्वानुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान। तो अल्पकालीन विक्रय शक्ति नियोजन में जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत है व्यावसायिक पूर्वानुमान। सर्वप्रथम उपक्रम की आगामी वर्ष की बिक्री एवं आगामी वर्ष के कार्यों का अनुमान लगाया जाता है। यही जनशक्ति आवश्यकता के पूर्वानुमान का आधार होता है। बी है रिक्तता तालिकाएं। रिक्त तालिकाएं। तो इसके अंतर्गत व्यावसायिक पूर्वानुमान के बाद रिक्त पदों की तालिकाएं तैयार की जाती है, जिन्हें आगामी वर्ष में यानी आने वाले वर्ष में क्या किया जाता है? भरा जाता है। सी है कार्य विवरण व विशिष्टता विवरण। विशिष्ट विवरण। तो इसके उपरांत कार्य विवरण व विशिष्टता या अपेक्षा विवरणों से विक्रय शक्ति की गुणवत्ता जो है, विक्रय शक्ति की जो गुणवत्ता है वो आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। मतलब जो गुणात्मक आवश्यकता है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण। प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण। तो वर्तमान एवं भावी कर्मचारी को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, इनका निर्धारण भी इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है विद्यमान जनशक्ति का आंतरिक समायोजन। का आंतरिक समायोजन। तो यदि विद्यमान जनशक्ति अर्थात श्रमिकों व अधिकारियों के कार्य का आवंटन ठीक से नहीं हुआ तो उसका उचित समायोजन भी अत्यंत आवश्यक है। अब है सेकंड है दीर्घकालीन विक्रय शक्ति नियोजन। विक्रय शक्ति नियोजन। दीर्घ विक्रय शक्ति नियोजन या दीर्घकालीन विक्रय शक्ति नियोजन। इसके अंतर्गत है भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान। भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान। तो इसके अंतर्गत जो है भविष्य की जो परिस्थिति है उसके आधार पर जो है विक्रय शक्ति नियोजन का पूर्वानुमान लगाया जाता है ना। अब
अल्पकालीन में व्यवसाय को देखकर लगा लिया जाता है। अब दीर्घकाल में जो है भावी जो आने वाली परिस्थिति है उसके आधार पर क्या लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब देखिए इसमें जो है पहला जो भावी परिस्थिति का पूर्वानुमान है उसमें दीर्घकाल की अवधि क्या है, भिन्न भिन्न उपक्रमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यह 5 वर्ष से 10 वर्ष तक हो सकती है। सर्वप्रथम इस विचाराधीन अवधि से होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है उपक्रम की भावी गतियों का पूर्वानुमान। उपक्रम के भावी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, तो भावी परिवर्तनों का उपक्रम पर क्या प्रभाव होगा इसका विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है कि इस विचाराधीन में अवधि में उपक्रम के क्रियाकलाप कैसे हों। तीसरा, भावी विक्रय शक्ति आवश्यकताओं का निर्धारण। तो इसके अंतर्गत भविष्य में विक्रय शक्ति की जो आवश्यकताएं हैं कितनी रहेंगी एवं उनमें किस प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होगी इसका निर्धारण किया जाता है। इस बातों का जो है अग्रिम निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपक्रम के वर्तमान विक्रय शक्ति नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम इन तथ्यों के दृष्टिगत निर्धारित किए जाने चाहिए। विक्रय शक्ति प्रबंध के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक भुगतान, अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण व नियंत्रित आदि है। तो इस प्रकार से जो है विक्रय शक्ति नियोजन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। पहले अल्पकालीन के आधार पर जो है नियोजन प्रक्रिया अपनाई जाती है, फिर दीर्घकालीन आधार पर जो है विक्रय शक्ति नियोजन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं विक्रय शक्ति प्रबंध की मुख्य प्रक्रियाएं, मतलब क्रियाएं, है ना। विक्रय शक्ति नियोजन या प्रबंध की मुख्य क्रियाएं। तो इसमें है सबसे पहला विक्रय शक्ति की भर्ती। फिर उसके बाद दूसरा है विक्रय शक्ति का चयन। फिर तीसरा है विक्रय शक्ति का प्रशिक्षण। फिर चौथा है विक्रय शक्ति का अभिप्रेरणा। फिर पांचवा है विक्रय शक्ति का पारिश्रमिक। फिर छठवां है विक्रय शक्ति पर नियंत्रण। तो इस प्रकार जो विक्रय शक्ति नियोजन की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो तो है विक्रय शक्ति की भर्ती यानी जनशक्ति की भर्ती। लोग मतलब विक्रय करने के लिए कर्मचारियों या लोगों की भर्ती। तो सबसे पहले भर्ती किया जाता है, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है जिसमें यह निर्धारित की जाती है कि कौन सी योग्यता वाली जो है व्यक्ति लेना है या कौन सी विशिष्टता वाली व्यक्ति लेना है, एज क्या होगी,
है ना, लिमिटेशन क्या होगी उसमें, ये सारे चीज़ इसमें जो है निर्धारित कर दिया जाता है। अब हो गई पहली भर्ती प्रक्रिया। अब भर्ती में कितना क्या लेना है, कितना जो है विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करना है, ये सब निर्धारित होती है। फिर उसके आधार पर जो है विक्रय शक्ति का चयन होता है। अब भर्ती प्रक्रिया निकल गई है ना, अब उसके बाद उसका चयन किया जाता है ना। चूँकि पहले से जो है योग्यता सब निर्धारित होता है, विशिष्टता निर्धारित होता है, तो अब लोगों की क्या होती है, चयन कि कितना जो है पद है, कितना पद रिक्त है उसको भरना। फिर अब चयन हो गया है ना, उस रिक्त पदों में क्या हो गया, चयन। अब उसमें जो है लोगों को क्या करना, प्रशिक्षण देना। जो विक्रय शक्ति द्वारा है ना क्रियाएं की गई है जिसमें प्रशिक्षण है, तो लोगों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो किस काम को कैसे करे, उसका मार्गदर्शन दिया जाता है ना। क्योंकि सारा चीज़ योग्यता के आधार पर नहीं होता है ना, किसी कार्य को करने के लिए उसको जो है क्या, मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए विक्रय शक्ति का जो तीसरा स्टेप है वो है उनको प्रशिक्षण देना। फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करना, विक्रय शक्ति का अभिप्रेरण, जनशक्ति को क्या करना, अभिप्रेरित करना कि वो कार्य करें है ना, ताकि उनको अच्छा सा पारिश्रमिक मिले, बोनस मिले है ना। मोटिवेट करना मतलब पदोन्नति, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो पदोन्नति करना, ठीक है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो उसका पदोन्नति करना। इस तरीके से जो है विक्रय शक्ति का या जनशक्ति को मोटिवेट करना। फिर है विक्रय शक्ति का पारिश्रमिक, फिर पारिश्रमिक निर्धारण करना होता है ना, कि किस स्तर पर कितना पारिश्रमिक देना है, किस स्तर के लोगों को कितना पारिश्रमिक देना है। फिर उसके बाद विक्रय शक्ति पर नियंत्रण। अब चूंकि सारा विभाजन हो गया, कार्यों का भी विभाजन हो गया है ना, अब उस पर नियंत्रण कि किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, क्या इसमें कोई कमी है, अगर कोई कमी है तो उसको कैसे पूरा करें, तो अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का निवारण किस प्रकार किया जाए। तो इस प्रकार जनशक्ति पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो ये सारा विक्रय शक्ति नियोजन व प्रबंध की क्या है, मुख्य क्रियाएं हैं। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, अभिप्रेरण, पारिश्रमिक, पदोन्नति है ना, और नियंत्रण, ये सारे क्या है, विक्रय शक्ति नियोजन के प्रमुख क्रियाएं है। थैंक यू।